हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम कंपाउंड्स अगर नाम दिया है तो लिखना, और अगर हमारे पास कंपाउंड्स एटॉमिक फार्मूला जो उनका स्ट्रक्चर होता है आणविक संरचना का, तो उसके आधार पर अगर हम उसको नाम लिखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो लगभग हम 200 से ऊपर 200 प्लस कंपाउंड्स के नेम आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं आयंस को मिलाकर ही बच्चों हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से कंपाउंड्स यानी यौगिक बनते हैं। अनुपात हमेशा निश्चित होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम वही आपको बताएंगे। तो हमने ये चार्ट लिया है, इसमें देखिए पॉजिटिव आयन है, एक इसमें धनात्मक आयन है। ये क्यों आता है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी। एक धन आयन है, इसी तरीके से यहाँ पे दो धन आयन का मैंने लिखा जिसमें दो केटायंस हैं, और यहाँ पे 3। इसी तरीके से रिंग आयन जिसको हम एन आयन बोलते हैं, इसमें एक एक है, यहाँ पे दो वाले हैं, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास दो वाले के बाद यहाँ पे एक हमारे पास 3 वाले। इस तरीके से हमारे पास 13 जो है ये हमारे पास केटायंस हैं और 16 हमारे पास एन आयंस हैं। ये जो हमने केटायंस लिखे हैं 13 हैं और ये हमारे पास 16 है। जब हम 13 गुणते 16 करते हैं तो 200 प्लस आता है ना, तब हम इनके संयोग से इस तरीके से 200 से ऊपर कंपाउंड्स को लिखना सीख जाएंगे। उनका नाम भी और उनका हम आणविक संरचना भी उसका लिख लेंगे, अणुसूत्र जिसको बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर पॉली एटॉमिक आयंस हैं। तो मेटल में सोडियम, पोटेशियम है ना, ये सिल्वर, अर्जेंटम और ये कॉपर, कॉपर प्लस। कॉपर जो होता है बच्चों 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, 1 भी 2 भी। इसी तरीके से आयरन 2 दिखाता है, 3 फेरस, फेरिक है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। यहाँ पे क्यूप्रस है। तो ये सोडियम, पोटेशियम और अर्जेंटम और कॉपर। अगर हमको इसको याद करना है तो हम बोलेंगे ना कहो आज कुत्ता, ना कहो आज कुत्ता। तो ये जो ट्रिक है, कोड वर्ड है, इससे हम जान जाएंगे सब कौन से हमारे पास केटायंस है, एक वाले है ना, जिसमें सिर्फ एक धन, 4 जो धन आयन है एक ही है। उसके बाद हम 2 धन आयन वाला देखेंगे तो मैग्नीशियम लिया हमने, कैल्शियम, जिंक और यहाँ पे मैंने बताया था फेरस, और यहाँ पे क्यूप्रस, हाँ एक क्यूप्रिक, सॉरी 2 वाला। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, मांगे कार जीनी फिर क्यों, है ना, कोई जीनी है जो हमसे कार मांग रही तो हम बोल रहे हैं क्यों। तो अगर हम ये कोड याद कर लेंगे, ट्रिक, मांगे कार जीनी फिर क्यों, तो हम मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, जीनी से जिंक, फिर से फेरस और क्यों से क्यूप्रिक। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। फिर हम नॉन मेटल्स में आएंगे तो हाइड्रोजन का प्लस भी है ना, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, और यहाँ पे हाइड्राइड है क्योंकि हाइड्रोजन निगेटिव है यहाँ पे। और उसके बाद क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है। ये क्लोरीन से बना, ये ब्रोमीन से बना, ये आयोडीन से बना। ये सिंगल एन आयन है, इसमें एक ऋण आयन है। ये कैसे आया ये भी अभी मैं आपको बता दूंगी। इसका कोड वर्ड है हाँ हलवे की बहार आई, हाँ हलवे की बहार आई। तो हम इस तरीके से अगर कोड बोलेंगे हाँ हलवे की बहार आई, तो हम जान लेंगे पहले हाँ से हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयन जिसको हम केटायन बोलेंगे, हलवे से हाइड्राइड आयन, और की से क्लोराइड आयन, बाहर से ब्रोमीन आयन जिसको ब्रोमाइड बोलेंगे, और आई से आयोडाइड आयन। अब उसके बाद 2 वाले लेंगे जिसमें 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसके इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऋणात्मक आयन, इसको बोलेंगे ओ, ये ऑक्साइड और ये सल्फाइड, सल्फर के ऊपर 2। इसका कोड वर्ड ओ सेप्टी है ना, इसका ओ सेप्टी, ओ सेप्टी से ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ये हमारा फेरिक है, इसमें 3 केटायन है, और ये 3 एनायन वाला फास्फाइड, ये फास्फोरस में 3। जिसकी ट्रिक बन सकती थी बच्चों उसकी मैंने ट्रिक बता दी, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ये फास्फाइड है। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन में क्या होता है, पॉली एटॉमिक का मतलब है, देखिए पॉली मतलब बहुत सारे एटम, इसमें नाइट्रोजन एटम भी, हाइड्रोजन भी, इसमें हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए, एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बनेंगे। तो ये अमोनियम बोलते हैं इसको, NH4+, इसमें एक कैटायन है, एक धनात्मक चार्ज है।
ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें एक निगेटिव मतलब एनायन है, ये नाइट्रेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। अब ये कार्बोनेट का 2 एनायंस मतलब इसमें 2 ऋणात्मक आयन, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। SO3 ये 2 एनायन वाला सल्फाइड, और जब SO4 होता है तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट। और ये PO3 ये फास्फेट, इस पे 3 ऋणात्मक आयन होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं बच्चों? आप सोच रहे होंगे कैसे प्लस और माइनस चार्ज आता है। जब प्लस चार्ज आता है तो हम इसको केटायन बोलते हैं, और हिंदी में इसको धन आयन भी बोलते हैं। और जब किसी एटम के ऊपर ऋणात्मक आयन आता है तो इसको बोलते हैं एन आयन। और इसको हम ऋण आयन भी बोलते हैं, धन आयन और ये धन है, सॉरी अच्छे से लिख देती, और ये ऋण आयन। तो किसी भी एटम पे धन और ऋण आता कैसे है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, जितने भी अभी मैंने आप लोग को 1 से 30 तक बताया भी ट्रिक याद करने के लिए, तो हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। मेनली हम प्रोटॉन की संख्या से एटॉमिक नंबर बताते हैं, और बाकी होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से ही परमाणु बाहर निकलता है ना, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या से निकलता है। मान लीजिए हमने कोई एटम लिया, तो ये है न्यूक्लियस है ना, उसका नाभिक। तो नाभिक में क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसका पूरा का पूरा जो चार्ज होता है इसी प्रोटॉन के कारण होता है, और धनात्मक होता है। और इनके बाहर की कक्षाओं में है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर कक्षाएं निश्चित होती हैं। सबसे पहली कक्षा को K बोलते हैं, फिर L बोलते हैं, फिर M बोलते हैं, उसके आगे बढ़ती जाती है, N होती जाती है। तो पहला जो ये सेल होता है, कक्ष जिसको बोलते हैं K, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद ये वाली L जो होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो M होती है इसमें 18 होते हैं। तो अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं होगा कि 2 8 8 के बाद मान लीजिए 2 8 8 हो गया, उसके बाद ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 8 18 आर्गन का है ना। आर्गन के बाद हमारे पास पोटेशियम आता है। तो जब हम पोटेशियम की बात करें, जिसका नाम जो है लैटिन में कैलियम बोलते हैं, तो 2 8 9 नहीं होगा, ये होगा 2 8 8 1। स्टेबिलिटी के लिए ये बनता है 2 8 मतलब 2 8 8, उसके बाद फिर से जब तक इसमें नहीं होता हम भरते जाते हैं। इसीलिए 21 से 30 तक के जो एलिमेंट हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कोड, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, कोविड-19 में मांगे फीस क्यों जीनी, ऐसे करके मैंने बताया था। तो ये इसी कारण ये जो है 21 से 30 के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, यहीं के कारण चालू होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद जितने भी हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का। ये आप 9th से इसको आप पढ़ना चालू कर दोगे, और 11th में तो बहुत ज़्यादा आपाओं का सिद्धांत है, SPDF मतलब सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं, SPDF, ये आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। अभी हमको सिर्फ यहाँ पे क्या जानना, केटायन और एनायन के बारे में क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 8 8 1 है ना, ये हमारा किसका था? पोटेशियम का। मान लीजिए हमको लेना है लिथियम सोडियम, इस तरीके का लेना है, तो उसका कैसे बनेगा? तो जो लिथियम या सोडियम ले लीजिए, सोडियम का होता है 11, मतलब ये होगा 2 8 और 1 है ना। इसको K सेल बोलेंगे, इसको M, इसको L। तो L सेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो एटम है सोडियम का, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11, प्रोटॉन की संख्या भी है 11, लेकिन इसका न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो होती है 12। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 23। इन दोनों को जोड़ के निकलता है ना, इसको 23 बोलते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या जरूरी नहीं कि प्रोटॉन के बराबर हो, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होती है। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इनकी आदत क्या होती है? हर एटम क्या चाहता है? स्थिरता चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये एटम स्थिर कैसे होगा? ये तब स्थिर होगा जब ये नाभिक हो गया, इसके 1 कक्षा, ये 2 कक्षा, ये तीसरी कक्षा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको थोड़ा ऐसे बना देती है, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं,
और यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा बना देंगे ऐसे, है ना। ये 8 हो गए, ये बाहर 1, ये तीसरी जो सेल है। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, नाभिक में प्रोटॉन अभी भी 11 हैं, है ना। प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डोनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया अपने सेल से बाहर। एनर्जी जब मिलती है, गर्म करते हैं या कुछ ऐसा चीज होता है, तो एनर्जी पाके इनके इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते हैं बाहर। तो चूंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या एक ज़्यादा, इसीलिए जब हम सोडियम ऐसे लिखेंगे तो हम जान जाएंगे इसमें प्रोटॉन 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो एक पॉजिटिव हो गया है। अब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हम जानते हैं बच्चों, ये होता 17। तो जब हम इसका लिखेंगे 2, 8, 7, 2 के बाद 8 मतलब 10, 10 के बाद जब तक 8 नहीं होगा 7, 17 हो गया। तो बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहर 7, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 2, 8, 8 हो जाएगा। ये 2 तरीके से स्थिरता प्राप्त कर सकता है, 7 दे दे या 1 ले ले। तो 7 देना ज़्यादा कठिन है, 1 लेना बहुत आसान है। तो क्या करता है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसको स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो अब देखिए इसके प्रोटॉन कितने हैं, अभी इसके प्रोटॉन 17 हैं, लेकिन 1 लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, क्योंकि इसने क्या किया, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ये ऐसे एलिमेंट के साथ दोस्ती करेगा जो इसको दे सकता है। समझ लीजिए इनमें से ये दोस्ती करेगा, ये क्लोरीन। ये इससे दोस्ती नहीं करेगा, इससे दोस्ती नहीं करेगा, इससे दोस्ती नहीं करेगा, या तो ये इससे दोस्ती करेगा, ये जितने सिंगल केटायन है ना, जिनमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, उनसे दोस्ती करेगा और उससे कॉम्बिनेशन करेगा। तो ये बन गया हमारे पास, जब ये 1 ले लेगा तो हो जाएगा Cl-। Cl- का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। इसीलिए इस पे एक निगेटिव चार्ज आया है। अब कोई भी कंपाउंड बनने के लिए, कोई भी कंपाउंड का एटम बनने के लिए सबसे पहली बात क्या होगी कि एक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव या पॉजिटिव आयन का मेल होना चाहिए। मेल मतलब जोड़, कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव और निगेटिव का संयोग होना चाहिए, बोलना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। मतलब पहला तो क्या होना चाहिए, पहला रूल कहता है कि हमारे पास धन आयन और ऋण आयन लेना है, हमको एक धन। आप सोचो कि हम 2 ऋण आयन का कंबाइन कर दें तो नहीं होगा, या 2 धन आयन का कर दे तो नहीं होगा। हमको धन और ऋण ऐसे लेना पड़ेगा। हमने 2 धन वाला लिया तो हम 2 ऋण लेंगे, 3 धन वाला लिया तो 3 ऋण वाला लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो पहली बात, विपरीत आवेश वाले हमको आयंस लेना है। दूसरी बात, समान आवेश होना चाहिए। अगर एक हमने एनायन लिया तो एक ही केटायन लेंगे, हमने 2 केटायन लिया तो 2 वाला एनायन लेंगे, तभी इनमें संयोग होगा। तीसरी बात, मान लीजिए हमने नहीं लिया, हमने ऐसा ले लिया जिनके केटायन और एनायन अलग अलग हों। जैसे आप समझ लीजिए, हम इसके एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं Na+, ठीक है, और यहाँ पे SO4 लिया, सल्फेट। ये वाला हमने लिया और हमने इसको ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये कैसे इसकी दोस्ती होगी, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या बोलना चाहिए एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 2 और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो हम 2 का गुणा कर देंगे, है ना, इस पे हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें सिर्फ 1 का गुणा करेंगे, ये बराबर हो गए। अब जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, Na2, ये 2 हो गया और यहाँ पे SO4, दोस्ती हो गई और Na2SO4 बन गया। और हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये बन गया सोडियम सल्फेट। आप नाम भी जान सकते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे SO4 डबल जो ऋणायन होता है, एनायन वाला, इसको सल्फेट बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप नाम भी जान गए और कैसे हम इनको बैलेंस कर सकते हैं वो भी जान गए। ये 2 है, ये 1 है, तो हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
तो हम और एग्जांपल्स आपको बता देते हैं, आप रूल समझ गए होंगे। इसके सिंपल रूल है, हमको केटायन लेना, रेनायन, और हमको उनके आवेश भी देखना है कि सेम हो। अगर नहीं है तो हम एलसीएम लेके उनको बैलेंस करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे। अब जैसे मैंने लिया है यहाँ पे Na और यहाँ पे मैंने लिया Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोराइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम जब हम संयोग करेंगे तो देखिए पॉजिटिव एक निगेटिव, पहला रूल, दूसरा सिंगल पॉजिटिव सिंगल निगेटिव, दोनों रूल फॉलो हो रहा है। इसका संयोग से बनेगा NaCl। अब इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो आराम से बन जाएगा। अब मेरे पास ये, ठीक है, एक समान, जब हम इसको तोड़ेंगे इसके आयन में तो ये बनेगा H+ और ये Cl-, केमिकल रिएक्शन से। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्लोराइड, क्योंकि सिंगल आयन है, इसमें एन आयन है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से हमको ये दिया है तो हम इसका नाम लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास नाम दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं, मतलब उसको सूत्र लिख सकते हैं। अब जैसे हमने आपको दिया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक तो शब्द दिया पोटेशियम नाइट्रेट। अब बोला आप इसको या तो नीचे 4 ऑप्शन दिया उसमें छाटिए, या इसका केमिकल फार्मूला लिखिए क्या होगा। तो हम जानते हैं पोटेशियम हमने यहाँ से ले लिया। नाइट्रेट हम जानते हैं, नाइट्रेट इसमें देख लीजिए ये NO3, ये देखिए, और NO3 में सिंगल एनायन, ये केटायन एनायन हम जान गए। इसमें एक तो अपोजिट, दोनों में आयन है ना, ये केटायन ये एनायन, और दोनों में चार्ज भी समान है, इसमें भी सिंगल और इसमें भी सिंगल, एक एक है। तो आराम से इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, और इसमें कोई भी हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। इसका फार्मूला बन जाएगा KNO3। इस तरीके से हम आराम से बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दिया है और हमको उसका नाम लिखना है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताती हूँ और आप बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास जैसे दिया है एक Na3 और है PO4, ठीक है, और एक हमारे पास दिया है Na2PO4। इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले तो हमको ये देखना ये सही है, इनमें से दोनों सही है क्या, कि कोई गलत है। इसको हम सोडियम और PO4 को क्या बोलते हैं? फास्फेट, ठीक है। लेकिन हम PO4 जो होता है हमारे पास, PO4 होगा सॉरी, है ना, PO4 फास्फेट बोलते हैं। अब हमको इसको बनाना है तो देखिए फास्फेट पे 3 एनायन होता है ना, हम अच्छे से जानते हैं। फास्फेट पे कितना होता है? 3, और सोडियम पे होता है प्लस, और हम सिंगल फास्फेट लेते हैं तो इसमें 3 होते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना 3 होते हैं। अब ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव तो है, केटायन ही एनायन, लेकिन ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 है, तो हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, इसमें 3 का और इसमें 1 का। तो जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? Na3, और यहाँ पे कितने चार्ज आ जाएंगे? 3, क्योंकि सोडियम कितने हो गए? 3 हो गए, और यहाँ पे हो गए ये PO4, तो यहाँ पे भी 3 हो गए। तो ये 3 आराम से दोस्ती हो जाएगी, मतलब ये वाला फार्मूला सही है ना। और इसको हम सोडियम फास्फेट बोलेंगे। आराम से हम इसका नाम लिख सकते हैं, सोडियम फास्फेट। अब दूसरे को हमको चेक करना है वो सही है कि नहीं, देख लेते हैं उसको भी। दूसरा हमारे पास क्या है? Na2 और PO4। हम इसको भी तोड़ते हैं। सोडियम हमारे पास सिंगल चार्ज होता है और जो फास्फेट हमारे पास ट्रिपल चार्ज होता है। जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, जबकि इसमें 2 दिया है। तो अगर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे फास्फेट 3 है, तो क्या इनका कॉम्बिनेशन हो पाएगा? क्या ये संयोजन कर पाएंगे? कोई एटम बना पाएंगे? सॉरी, कंपाउंड बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें 3 एनायन, इसमें 2 केटायन, इसको भी एक और चाहिए केटायन, तब तो ये फास्फेट से कर पाएगा, इसलिए रॉन्ग है। जब हम इसको Na3 लिखेंगे तभी ये हमारा सोडियम फास्फेट बनेगा, तो ये फार्मूला हमारा रॉन्ग है। तो एग्जाम में अगर मान लीजिए सोडियम फास्फेट दे दे और 3-4 इसी तरीके से लिख दे, आपके पास एक ऐसा लिख दे, है ना, या ऐसा लिख दे,
कोष्टक लगा के यहाँ पे 3, तो आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फार्मूला सही होगा, कौन सा गलत होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और हायर क्लासेस में 9 से लेकर 12 तक आपके बहुत काम आएगा। आपको यौगिक ये कंपाउंड्स के नेम रटने नहीं पड़ेंगे, और अगर आपको नाम दिया तो आप फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला दिया तो आराम से आप नाम लिख लेंगे अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया। इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास आज बहुत अच्छी लगी होगी और सारा कंटेंट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।